नमस्कार। रेडियो जयघोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आप सभी दर्शकों का और अपने प्रिय श्रोताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कला यात्रा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम इसमें कला के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज उसी सिलसिले के अंतर्गत हमारे बीच उत्तर प्रदेश के और लखनऊ शहर के निवासी अमित सिन्हा जी मौजूद हैं, जिन्होंने रंगमंच की चाहे बात करें, चाहे OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे हम 70mm फिल्म की बात करें, सभी में अपनी दस्तक दी है और इस दस्तक देने की वजह से न सिर्फ शहर का बल्कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित सिन्हा जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो अमित जी, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी। और शुरुआत करते हैं कि आपके अंदर जो ये अभिनय की कला ने एकदम से जो एक अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपकी सक्रियता ये एकदम से छलांग मारी और ख़ास करके आश्रम के बाद से तो आपके पास कई अच्छे ऑफर्स आए। तो अभिनय की शुरुआत कैसे हुई? अभिनय की शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई कि मैं काफ़ी छोटा था, छोटा से मतलब 14-15 साल का था। 14-15 साल। तो एक थिएटर, एक नाटक हो रहा था, उसकी रिहर्सल वगैरह होती थी तो मैं जाया करता था, क्योंकि सब साथ के ही लोग थे। तो उसमें शायद 2-3 दिन बचे हुए थे, तो एक कोई कैरेक्टर किसी वजह से, कोई आर्टिस्ट जो था वो वहाँ से नहीं आ पाया, स्किप हो गया, नहीं आया, स्किप हो गया। तो फिर ये हुआ कि अच्छा 4-5 कुछ सीन थे, उसमें कुछ ज़्यादा बोलना चलना नहीं था, सिंपल सा बस था कि वो है प्रेजेंस हो उसकी। तो मुझको कहा गया कि करो, तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो किया तो वो हो गया ठीक ठाक और मुझे लगा कि ये तो यार मज़ेदार चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और लोगों से मुलाकात होती रही, होता रहा काम। तो ये जो अभिनय की शुरुआत हो गई, अक्सर हमने बचपन के लोगों को देखा कि बचपन में कुछ रुचि थी, स्कूल से मंच मिला या किसी तरह से मौका मिला, लेकिन मौका मिलने के बाद जब कोई आप पर भरोसा कर लेता है तभी तो वो अगले काम में देगा नहीं। एक काम में तो स्किप हो गया था इसलिए दिया, लेकिन दूसरे में बुला के उसे अगर देना हो तो उसके लिए क्या क्या गुण आपके हिसाब से होने चाहिए और उसके डेवलपमेंट के अपने अंदर जो आपने डेवलपमेंट किया वो कैसे किया? हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मतलब अभिनय कर रहे हैं या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि आप का उसमें इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है। राइट। मौका तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार मिल सकता है, बस हमेशा मौका नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। उन 2-3 मौक़ों में ही आपको कहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा। प्रूव करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये सही किया है, इससे और कुछ भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये जितना भी इसने छोटा सा कुछ भी किया है वो मन लगा के किया है। तो मन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका मन लग जाता है किसी भी काम में, तो ये मान लें कि आपका मन लग गया एक्टिंग में। हाँ, मुझे एकदम मेरा मन लग गया है एक्टिंग में। एक्चुअली मेरे ख्याल से सभी में थोड़ा बहुत एक्टर होता ही है। बस ये है कि उस एक्टर को आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वाह। थोड़ा बहुत एक्टर, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं दिन में शायद 1 बार तो झूठ बोल ही लेते हैं और वो एक प्रकार का अभिनय हो गया। वो अभिनय है। अगर आपका झूठ पकड़ा नहीं गया तो वो अभिनय है, और अच्छा अभिनय है। मतलब झूठ भी बोलें तो बिल्कुल सच की तरह बोलें। हाँ, इतना रियलिस्टिक होना चाहिए तो वो अभिनय है। ऐसा ही है। वाह। तो अब कुछ और बातें हम आपसे जानेंगे। यहाँ पर एक विराम लेते हैं मित्रों, कला यात्रा के कार्यक्रम में अमित सिन्हा जी से हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारा इंतजार करेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कला यात्रा में, और आपने बड़े धैर्य के साथ हमारे इस ब्रेक के बाद हमारे लौट के आने का इंतज़ार किया। याद दिला दें आपको, हमारे साथ हैं अमित सिन्हा जी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। अभिनय के क्षेत्र में आपकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है और काफ़ी सारे काम किए हैं। आज हम उसी सारी बातचीत पर आपसे शरीके गुफ्तगू हैं, अगर हम लखनवी लहजे में बात करें तो ये बताइए अमित जी कि आप
ओटीटी का बड़ा आजकल चलन हो गया है, जी। वेब सीरीज बनने लगी है। और हम इसको कभी ऐसे देखते हैं कि जैसे 50 ओवर के मैच होते थे और टेस्ट मैच होते थे, 5-5 दिन तक लोगों को यही प्रतीक्षा रहती थी कि आखिर जीतेगा कौन, आखिर जीतेगा। उनको इस टाइम को शॉर्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे पेड़ को भी आजकल बोनसाई बना करके गमले तक पहुंचा दिया गया, दिखेगा वैसा ही लेकिन हो जाएगा छोटा। तो चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, लेकिन ओटीटी तो एक तरह से उल्टा कर रहा है। जो चीज़ एक सीरीज़ में एपिसोड में दिखाना चाहिए, 1.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म में हम कर सकते थे, उसे 10 एपिसोड में कर रहा है, फिर अगला सीज़न ला रहा है, फिर अगला सीज़न ला रहा है। ये जो चमत्कार हो रहा है या ये प्रयोग हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कितना सार्थक है? मेरे ख्याल से ये कहानी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक, ये डिपेंड करता है कि आप उस कहानी को सुना कैसे रहे हैं। स्टोरी टेलिंग तो कैसे सुनाया जा रहा है। अगर ऐसी भी वेब सीरीज़ हैं जो कि 4-5 एपिसोड में ख़त्म हो गई, उनको मालूम था कि इससे ज़्यादा उसको खींचा नहीं जा सकता, मतलब खींचना ही हो जाएगा, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और किसी भी चीज़ को खींचना ठीक नहीं है। अब कुछ कहानी दर्शक उस चीज़ को तो पकड़ ही लेता है। हाँ, दर्शक पकड़ ही लेता है। और दूसरी कहानियाँ ऐसी हैं कि वो बढ़ाई जा सकती हैं, उनके कंटेंट्स को इधर उधर से कुछ जोड़ करके उसको बढ़ाया जा सकता है। और एक तो ये चीज़ है, दूसरा मुझे लगता है कि शायद ये क्योंकि व्यापार है एक तरीके का, तो वो तो है ही है। उस वजह से भी इसको थोड़ा सा ये होता है कि अगर एक सीज़न उसका किसी हिट हो गया है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, उसी झोंक आगे में दूसरे बढ़ाते हैं, सीजन लोग भी बना आगे लेते हैं। चल लेकिन फिर दूसरे तीसरे में फिर मैंने भी देखा, मुझे लगता है कि यार एक तक तो ठीक था, एक तक तो ठीक था। और झोंके में नहीं बनाना चाहिए। आप दूसरा सीज़न बनाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी बाकायदा पहले सीज़न जैसी ही तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक हिट हो गया तो चलो उसी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिनेमा 70 mm पे भी है, OTT पे भी है। और ये मतलब जो पुरानी चीज़ को भुनाना वो अच्छी बात नहीं है। हम अभी क्या हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पहले क्या थे उसका कोई मतलब नहीं है। अब चलिए एक ज़ाती प्रश्न पर आते हैं। ये बात तो हम काफ़ी कुछ समझ गए। राजेश खन्ना जी का गाना याद आ जाता है, किशोर साहब ने गाया था कि कोई नया खेल सुबह शाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो उसमें क्या है कि हर रोज़ एक नया करना चाहिए। अगर आप स्टोरी डेवलप भी कर रहे हैं, खींच भी रहे हैं, तो अगर आप उसमें सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, ये सब चीज़ें बना के नहीं रखेंगे तो आदमी समझ जाएगा ये स्टिचिंग की जा रही, ज़बरदस्ती की खींचा जा रहा है। वो चीज़ नहीं है, वो सबको दिख रहा है। हाँ। सबको समझ में आ रहा है, मतलब जो फिल्म बना रहे हैं उनको भी दिख रहा है, काम कर रहे हैं और जो देख रहे हैं दर्शक, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो तो समझ रहे हैं कि ये नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो ये अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि अब तक आपने किन किन जगह पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो फिल्मों रही हो चाहे या फिर OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ रहे हों? नहीं, मैंने अब नाम रोशन करने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश देखिए बहुत रोशन है, बहुत बड़े बड़े लोग। एक बड़ी चीज़ होती है अमृतसर की, हमारे शहर के जो और लोग भी होते हैं ना, जो इसमें आना चाहते हैं, उनको आप जैसे लोगों के साक्षात्कार से एक प्रेरणा ज़रूर मिलती है, तो इसलिए रोशन। हाँ, मैंने कुछ एक फिल्म्स हैं जैसे बाटला हाउस है, या होड़दंग है, आर्टिकल 15 है। तो इस तरह से 2-3-4 फिल्में और भी हैं जिसमें मैंने कुछ काम किया है, छोटे कैरेक्टर्स हैं, किए हैं, छोटे कैरेक्टर्स रहे हैं। और मेन जो मैंने किया वो अभी पिछले साल एक सीरीज़ आई है आश्रम, उसके फर्स्ट सीज़न में मैं रहा हूँ। और इसके अलावा एक सीरीज़ मुझे भी याद आ रहा है कि वो एक तो रोल बहुत अच्छा झा साहब ने डिज़ाइन किया और बड़ा इम्पैक्टफुल रहा है कि आपकी जब तक जितनी भी प्रेजेंस रही है वो ऐसी रही है कि दर्शक उसको देखना ही देखना है। और वो कहानी का एक टर्निंग पॉइंट और ट्विस्ट, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आपको कोई दरोगा या किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का शायद कोई रोल था? हाँ, मैं उसमें एक IG का कैरेक्टर में थे, जो कि उसमें जो बाबा हैं इनके बारे में कुछ जांच करते हैं, उनके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ सबूत वगैरह इकट्ठा करते हैं। तो ये बाबा को पता चल जाता है कि ये कर रहा है काम ऐसा, और
अगर इसने एक्सपोज कर दिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरा तो ये बाबा को कहीं से उसको वो फंसाता है, ट्रैप करता है, ट्रैप कर देता है, राइट। और फिर वो सरेंडर हो जाता है। आईजी है वो सरेंडर हो जाता हो है, ही वो अपने जाएगा। वो सारे सबूत ले जाके बाबा को सौंप देता है कि यार मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ। तो कुछ इस तरह का है। इसके अलावा एक सीरीज आई थी अभी, लास्ट ईयर आई थी, ग्रहण। ग्रहण। तो वो ग्रहण में मैंने एक रिटायर्ड आईपीएस का कैरेक्टर प्ले किया था। तो वो भी सीरीज़ वो जो है आप लोग देखिएगा कि उसकी रेटिंग जो है, मतलब लास्ट ईयर की 21 की वो जो बेस्ट सीरीज़ थी उसमें वो है, 10 बेस्ट सीरीज़ जो थी उसमें एक सीरीज़ भी है, और बड़ी बड़ी इम्पैक्टफुल सीरीज़ बनी है। तो जिन्होंने भी नहीं देखी उनको देखना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो राइट्स होते हैं, दंगे वगैरह होते हैं, उनके जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो लोगों ने नहीं देखी हो तो देखें उसको। अब ये बताएं, चूँकि आप उत्तर प्रदेश के हैं और विगत वर्षों का हम अगर अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारे चलचित्र का क्षेत्र है वो पहले तो कोलकाता फिर मुंबई ऐसे टहलता रहा, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में और रियलिस्टिक लोकेशंस पर फिल्में बहुत हो रही हैं। तो ऐसे में हमारी प्रदेश सरकार और जो यहाँ पर किए जा रहे हैं या फिल्मी नीतियाँ जो भी हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और ये लखनऊ के युवाओं के लिए, अभिनय के क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए, या टेक्नीशियन का क्षेत्र हो या मेकअप का क्षेत्र हो, तो फिल्म से जुड़ी हुई जितनी भी विधाएँ हैं उनके लिए आपको कैसा लग रहा है कि इसका मुस्तकबिल किस तरह का है? नहीं, बहुत अच्छा है। ये सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार है, ये जो सपोर्ट कर रही है और सुविधाएं दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक होता क्या है कि आपके मन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके मन की चीज़ है। मतलब एक्टर होना ये आप खुद से करते हैं, मतलब इसमें कहीं कोई प्रेशर नहीं है, आप प्रेशर दबाव में एक्टिंग नहीं करते हैं। ये आपके मन की बात है, या मेकअप आर्टिस्ट है या तो ये सारे लोग अगर उनको मंच मिल रहा है, मंच इन द सेंस कि उनको मौके मिल रहे हैं, काम करने के मौके मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश लोकेशंस के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप मतलब सब कुछ है यहाँ पे। नया लखनऊ भी है, पुराना लखनऊ भी है, और यहाँ गांव भी हैं, खेत खलिहान भी हैं, सुंदर लोकेशंस में सब कुछ मिल जाता है। तो मैं भी कुछ समय पहले वहाँ था, चरखारी एक जगह है महोबा में। तो मैं जब गया तो मुझे पता चला कि ये बुंदेलखंड का कश्मीर कहलाती है जगह। अच्छा। और उससे पहले जब मैं गया हूँ, उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि चरखारी नाम की कोई जगह भी है। वाह। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे घुमक्कड़ के जो भी दर्शक हैं वो ये बात नोटिस कर लें कि आने वाले समय में हम जल्द ही चरखारी पर चर्चा करेंगे और आपका प्लान बनवाएंगे कि घूमने के लिए आप चरखारी निकल सकते हैं। और कैसी जगह है वो? प्राकृतिक बड़ी रमणीक जगह आपकी बातों से लग रही है। बहुत ही खूबसूरत जगह। वहाँ पे झीलें बहुत सारी हैं। अच्छा। वहाँ पहाड़ हैं। अच्छा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कश्मीर कहा जाता है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का कश्मीर, चरखारी। तो मतलब लोकेशंस उत्तर प्रदेश में बहुत है। एक चीज़ का और हमें फ़ायदा अमित जी दिखता है, वो ये फ़ायदा दिखता है कि पहले घरों से पलायन बहुत होता था, खास करके नवयुवा लोग जिनके ऊपर फिल्मों का बड़ा गहरा प्रभाव होता था, जो ये सोचते थे कि देखिए धर्मेंद्र साहब चले आए थे, मनोज कुमार साहब चले आए थे, ऑडिशन दिए, फिल्में कर ली, आज किस जगह पहुँचे हैं। तो वो सब चीज़ें जब कहानियाँ, स्टोरीज सुनते हैं तो मुंबई उड़ने का सपना बहुत होता था। उससे क्या होता था कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता था कि परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था कि बच्चा देखिए मुंबई चला गया है, भविष्य की तलाश में है, माँ बाप चाहते हैं यहीं रहो बेटा, खेत से काम कर सकते हैं, हमारे पास संपत्ति है, बड़ा घर है, तुम मुंबई जाके। तो वो पलायन भी तो रुका। जी ज़रूर है। एक बड़ी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी जब आपके घर में मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है ये कि जब काम आपको, और ये है सभी जगह है। अगर सपोज फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, अगर आपके आसपास ही कहीं पे हैं तो आप वहाँ भी रह सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और घर पे भी रह सकते हैं, फैमिली कनेक्टिविटी भी है। और अब
क्योंकि यहाँ पे है ऐसा कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो पलायन बच रहा है, तो घर भी बचे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है सरकार के, जो सरकार जिसको सपोर्ट कर रही है, जो जैसे भी कर रही है सपोर्ट, तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं सब बातों से एक मन में और बात आई जिस वजह से मैं मुस्कुराने लगा बीच में ही, कि पलायन जब बचता है तो एक और घर की कनेक्टिविटी होती है, तो आदमी अधिक पैसे में ना होकर के, मान लीजिए मुंबई में वो 15,000 20,000 कमा रहा है और अपने घर में वो 12-10 कमा रहा है या 8 कमा ले रहा है, तो सोचता है नहीं तब भी अच्छा है, हम घर के घर में हैं। तो ये जो अर्थ पक्ष की बात हमारे जहन में आई, ऐसा भी क्या होता है कि जो कलाकार मुंबई में जाकर के अपना संघर्ष करते हैं, उसके बाद उनका चेहरा बनता है, और जो लखनऊ में करते हैं, इनके बीच एक कहीं ना कहीं दोहरा या सौतेला व्यवहार किया जाता है कि उन्हें वहाँ अधिक पारिश्रमिक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर के वो पारिश्रमिक कम हो जाता है, या दोहन होता है, या बिचौलिए कहीं काट लेते हैं। इस चीज़ के बारे में ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सारी बात डिपेंड करती है कि आप सपोज आप मुंबई में जा कर के रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको काम मिला ही जा रहा है। पहली तो ये चीज़ है कि आपको काम मिला जा रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ काम ही नहीं तलाशना है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। ओके, वहाँ पे आपको अपने रहने के लिए एक जगह चाहिए। बिल्कुल। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। तो आप, मुझे ऐसा लगता क्या है ही ऐसा कि आप मुंबई में अगर आप 20,000 रुपये भी आप कैसे भी कमा ले रहे हैं, तो 20,000 रुपये मुंबई में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि वो तो ठीक है, हर शहर का अपना एक्सपेंडिचर होता है और वो खर्चे होते हैं, लेकिन जो कलाकारों के लिए होता है कि अगर आप मुंबई में रह करके फिल्मों में काम किए हैं, तो अब वही आप शूटिंग फिर चाहे लखनऊ में ही करें, लेकिन यहाँ पर फिर आपको मुंबई के हिसाब से तौला जाएगा और उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। लखनऊ का अगर आर्टिस्ट उतार लिया गया, अच्छा तो उत्तर प्रदेश का यार 500 रुपया डेली दे करके छोड़ो। ये क्या ऐसी विचारधाराएं हैं, और इनके पीछे जिम्मेदार कौन है? कास्टिंग एजेंसीज या नहीं, कोई भी जिम्मेदार? मैं तो कहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए आर्टिस्ट खुद से ज़्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये होता ही है। लोग आते हैं कि यहाँ पे जो परसेप्शन बना हुआ है यहाँ के लिए, लखनऊ के या यूपी के लोगों के लिए, कि ये लोग, जो अभी कहा ना, हम लोग बात हो रही थी कि आप घर पे रह लेते हैं और आपके खर्चे कम होते हैं, तो वो ये उनको भी मालूम है कि ये लखनऊ का ही लड़का है, इसको लखनऊ से ही लखनऊ में आकर के कहीं किसी लोकेशन पे आकर के काम कर लेगा तो उसके खर्चे कम ही हैं। 200 रुपये पेट्रोल का दे देंगे, अपनी बाइक से आ जाएगा, हमें कार भेजने की क्या ज़रूरत? कार भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसको होटल देने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त खाना भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और वो करते भी हैं। तो ये भी, और सीधी सी बात है कि सब एक फिल्म बना रहे हैं, अगर 40-50 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि कहाँ कितने पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। तो उनका नज़रिया, उनका सोचना ऐसा मुझे ख़राब नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि आर्टिस्ट जो है, नहीं, मैं प्रोड्यूसर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर को तो पता है कि आप आए हैं और आप 20,000 पर डे ले रहे हैं, लेकिन जो आपको मिल रहा है एक्चुअली, वो हो सकता है कागज़ पे भी 20,000 मिल रहा हो, लेकिन बीच का कोई जो बंदा होगा, जो लाइन वाला होगा या कुछ होगा। हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि होता है, ये यहाँ पे भी लोग ऐसा करते हैं, मगर होना नहीं चाहिए। आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अपने रीजंस होते हैं। वो कहते हैं कि साहब पीछे से मुझे अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी फ़ीस नहीं मिल रही है, मुझसे ये बोला गया है कि साहब ये जो आप आर्टिस्ट का जब पेमेंट है उसमें से आप थोड़ा सा कट निकाल करके आपने ये फ़ीस पूरी, उनके पास भी ऐसे रीज़न होते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि मुझको जो मैं पैसा मांगता हूँ वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उतना पैसा मिलता है जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले तो आप वो अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को प्रूव किया हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोग जब आपका काम देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये आदमी, ये आर्टिस्ट जो है ये काम कर रहा है और ये चीज़ों को समझ रहा है, इसको बुलाओ इस काम के लिए और तो पैसे आपको मिल जाते हैं ठीक ठाक।
अदरवाइज और दूसरा ये भी है कि जैसे होता है कि मेन जो आर्टिस्ट होते हैं, मेन कास्ट होती है, वो तो फाइनल हो चुकी होती है। यहाँ पे सपोर्टिंग्स के लिए आते हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट के लिए आते हैं, तो आप नहीं करेंगे, आपने पैसे ज़्यादा मांग लिए तो ये कर तो लेगा, ये कर लेंगे, वो नहीं करेंगे वो तो नहीं करेगा तो ये कर ले, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से भी पैसे कम मिलते हैं। तो चलिए, मोटी मोटी बात हमारे समझ में आ गई। अब निकट भविष्य में हम आपकी कौन कौन सी फिल्में देख सकते हैं, या क्या आपके आने वाले जो चलचित्र हैं किन किन माध्यमों से, चाहे OTT हो या सिनेमा घरों के हो, हाँ, वो क्या है? अभी इसी साल एक मैंने एक फिल्म की है, रेड चिलीज प्रोडक्शन है उसका नाम, मैं कुछ थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, शायद उस समय नाम फाइनल नहीं था। शाहरुख खान की कंपनी की फिल्म है, वो मैंने किया है उसमें अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि नाम आज कुछ फाइनल हुआ, बाद में बदल जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो कर लेते हैं वो लोग ऐसा। हाँ। इसके अलावा एक सीरीज़ अभी आने वाली है, शायद दिसंबर में आएगी, वो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है, उसका नाम है चूना। चूना। हाँ, तो उसके डायरेक्टर जो हैं वो लखनऊ के ही हैं। ओके। मतलब उनका घर यहीं पे है लखनऊ में, अभी मुंबई में है वो। तो उनके आप उस सीरीज़ में हम आपके अलावा किन किन सितारों को देख सकते हैं? उसमें मेन तो जिमी शेरगिल साहब हैं। अच्छा, क्या बात। इसके अलावा अतुल श्रीवास्तव जी हैं, और भी लोग हैं जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा हुआ है। बहुत से लोगों को तो हम लोग देखते रहते हैं, बस नाम ही नहीं जानते कि हाँ, ये भी है ये भी कि होता हम है। लोग कई सारे लोगों का हम लोग नाम नहीं जानते हैं, तो ऐसा है। और इसके अलावा एक अनुभव सिन्हा साहब की एक शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो भी है। वो भी, तो जब आप इतना कुछ मिस करते हैं तो डायलॉग कैसे याद करते हैं? नहीं नहीं, उस चूंकि ये डायलॉग को याद करने का ये है कि देखिए, डायलॉग कुछ भी हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप उस डायलॉग जिस कैरेक्टर से बुलवाए जा रहे हैं, या जो कैरेक्टर आपके अंदर जिस किरदार को डाला गया है, हाँ, वो अगर आप में पड़ गया है किरदार, तो आप निकाल ले जाएंगे। तो आप निकाल ले जाएंगे। डायलॉग याद नहीं किए जाते हैं। अच्छा, मुश्किल किस में होता है? थिएटर में डायलॉग मुझे लगता है कि बिल्कुल ये तो अनकट होता है, सिनेमा में तो कट हो जाता है, तो आपको मुश्किल किस में आती है? नहीं, पहले मुझे मुश्किल आती थी, पहले मुझे थिएटर में भी बड़ी मुश्किल आती थी। मैं भूल जाता था मतलब करते करते मैं कहीं और निकल जाता था। अच्छा। तो जब निकल गया तो फिर सारी चीज़ें निकल जाती थी। तो फिर मुझे मतलब मैं बहुत टोका भी जाता था, डांट भी खाया करता था लोगों से, लेकिन साथ वालों का सपोर्ट रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैरेक्टर में जाना जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही है। तो उसके बाद चीज़ें होने लगी। अब तो थिएटर में आपने कितने साल संघर्ष किए अमित जी? मैंने संघर्ष या समय दिया, संघर्ष किया, अपने आप को मांझा, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या, फिल्मों में जाना था या थिएटर में रहना था? क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि वो अपने थिएटर को करते ही इसलिए हैं कि उन्हें सिनेमा में मौका मिले। नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने बताया कि मैं एक्टिंग में मैं एक्सीडेंटली आ गया, मैं यूं ही आ गया। मतलब मेरा कोई शौक़ नहीं था कि एक्टिंग में करूँगा। फिल्मों में भी मैं एक्सीडेंटली आया। मैं धोखे से मुझे बुला लिया गया, कि नहीं और साहब को बुलाया जाना था। अच्छा, ये आपके साथ होता रहा है कि और साहब को बुलाया जाता है? हाँ, ये मेरे साथ हुआ। ये मैं बताऊँ, मेरे साथ होता क्या था कि थिएटर वगैरह तो करता, तो मेरे साथ के कई लोग थे ऐसे, तो मुझे कहते हैं कि आप ट्राई करो फिल्मों के लिए। तो मैं ऑडिशंस वगैरह हुआ करते हैं लखनऊ में, तब भी हुआ करते, तो मैं नहीं जाता था। मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता था, याद नहीं होता था, या कह लीजिए कि आत्मविश्वास की कमी थी, बट जो कुछ भी था, मैं जाता नहीं था। तो एक दिन अचानक कहीं से किसी का फ़ोन आया, तो पूछा क्या कल आप खाली हैं? वो नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो मैंने कहा कि हाँ खाली हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कल 10 बजे यहाँ पहुँचना आपको। मैंने कहा मैं पहुँच जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना वो कोट पैंट जो है वो लेते आइएगा। तो मैं लेकर के अगले दिन 10 बजे वहाँ पहुँचा, और पहुँच करके मैंने उसी नंबर पे दोबारा फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कहाँ हैं आप?
तो मैंने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ इस जगह पे। उसने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा देखो मैं ये हूँ। तो उसने मुझे देखा, कहना आप हैं? आप हैं शशि तो कपूर जी? मैंने कहा कि क्या मतलब? कहने नहीं, मैंने किसी और को बुलाया था, किसी और अमित को बुलाया था। ओ तो देन उसके पास भी नंबर सेव नहीं था, उसने कहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं ओके नंबर। ओके ओके हाँ तो मैंने कहा कि तो ठीक है, वो अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं हूँ तो मैं चला जाता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप एकदम फिट हो, जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए आपका ऐसा ही गेटअप। और वो वाह अगर मैं वो आ जाता हम्म तो वो उतना फिट नहीं होता जितना आप हो। तो मैं ये गलती से पहुंचा। एक्सीडेंटली मतलब Accidentally वाह मैं वहाँ पहुंचा। वाह और मैंने फिर जब कैमरा फेस किया तो हम्म उसमें कुछ करना ऐसा विशेष नहीं था, कहीं एक मीटिंग में बैठा रहना था, लेकिन वो हुआ हम्म ठीक ठाक और रास्ते बन गए और रास्ता बन गया। फिर एक मेरे क्या मित्र हैं, हम्म वो मुंबई में हैं और उन्होंने एक वो फिल्म प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने रिकमेंड किया, गया देखा होगा, तो वो वहीं से फिर रास्ता बन गया। वाह निश्चित तौर पे मित्रों इस बातचीत से आपको आनंद आया होगा और अमित जी ने काफ़ी बातें की। अभी और भी बात करने का काफ़ी मन है, लेकिन प्रोग्राम का जो समय है वो हमें इसके आगे अनुमति नहीं देता है। आप अमित जी आने वाले समय में और सारी फिल्में करें, फिर हम आपका इंटरव्यू लें और फिर एक आनंद के क्षण हमारे आपके बीच गुजरें और आपकी बातचीत से हमारे दर्शकों को भी लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडियो में आने का आभार। और मित्रों आप जुड़े रहिए रेडियो जयघोष 107.8 FM से। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इत्यादि के माध्यम से विभिन्न जो हमारे आजकल के आयाम आ गए हैं इंटरनेट के, आप उनसे हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अपनी प्रतिक्रियाएं भी आप हमें दे सकते हैं और वो प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं। आप हमें लिखिए क्या चाहते हैं, क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कला यात्रा से जेपी पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।